खास बातचीत के लिए हमारे साथ अहमद अयाज साहब जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, पहले मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा, ग्राउंड रिपोर्ट समझूंगा कि क्या कुछ आज दिन भर देखने को मिला। जी देखिए, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह का राजौरी जिला के नौशहरा के अंदर एक बहुत बड़ा जो है एक भव्य जलसा था, हम इसे बहुत बड़ी रैली कह सकते हैं, और इसमें हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी हुई थी। और ये जो रैली थी इसका मकसद ये था कि रविंद्र रैना जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और नौशहरा के प्रत्याशी हैं, उनके हक में वोट कास्ट करें। और अमित शाह ने स्टेज से ये भी अनाउंस कर दिया कि अगर रविंद्र रैना को यहाँ के लोग प्यार देते हैं, उन्हें यहाँ से जिताते हैं, तो नौशहरा की जो बरसों पुरानी मांग है कि नौशहरा को जिला का दर्जा दिया जाए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, वो जो दर्जा है वो डिस्ट्रिक्ट का मिलेगा और यहाँ पे कलेक्टर को बिठाया जाएगा। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाकी की सियासी पार्टियां हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को आज तक जितनी भी यहाँ पे पार्टियां रही हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, यहाँ पे पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इन तमाम ने जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटा है। यहाँ पे 370 के नाम पर उन्होंने लोगों के जो हक हैं उन्हें छीना है। सिर्फ अब्दुल्ला परिवार ने और पीडीपी जो है उन्होंने अपने घर भरे हैं और आम जनता का कुछ नहीं किया। और रैलीज हैं, सियासी दौर जो है वो गर्म चल रहा है और चुनावी रैलियां भी लगातार हो रही है और एक दूसरे के ऊपर जो है बयानबाजी का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है। जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला का भी ये कहना है कि हम वापस से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 370 के लिए लड़ेंगे। और वही दूसरी ओर अगर अमित शाह की बात की जाए तो अमित शाह का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये जितना भी जोर लगा ले 370 वापस नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उसे भाजपा ही वापस ला सकती है और कोई भी जो है वो नहीं दे सकता। चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें तमाम विपक्षी पार्टियां, वो 370 को नहीं लाएंगी। इसके साथ साथ अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर भी जो है काफी सारे सवाल उठाए। वो हर मंच से यही कह रहे हैं। कल अमित शाह की रैली रजौरी में हुई, थाना मंडी में हुई, मैंडर, सुरनकोट, उसके बाद आज नौशहरा में हुई, और यहाँ से भी उन्होंने ये कहा कि जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और इसके बीच में जो चीजें बताई जा रही हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि 370 की बहाली होगी, पाकिस्तान से बात की जाएगी, या फिर ये बाकी की तमाम जो भी चीजें हो, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ देश हित की बातें होंगी, डेवलपमेंट की बातें होंगी। इस तरह की तमाम चीजें जो है आज यहाँ पे इस रैली में देखने को मिली। जी अमित, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें यकीनन सियासी भी हो सकती हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि बीजेपी कोई हुकूमत या कोई मुल्क नहीं है, पार्टी है, और पार्टी जैसे ही बदलती है, सेंटर से हुकूमत बदलती है, तो इस तरह की चीज़ें लाई जा सकती हैं। खैर, कोर्ट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, वो बाद की चीज़ें हम देखेंगे उस चीज़ को। अहमद अयाज साहब से ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये समझूंगा कि 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नाक का अना का मसला क्यों बना हुआ है और इस पर इतनी सियासी खींचतान क्यों चल रही है? 370 को लेकर दो इश्यूज है। एक ये कि ये जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे रहा था। वो बेशक एक सियासी लेवल पर एक ऑटोनॉमी है, एक लिमिटेड ऑटोनॉमी थी जम्मू कश्मीर के लिए, और जहां तक नीचे सत्ता पर आम लोगों का ताल्लुक है उसमें कोई डायरेक्ट उनको कोई इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे आम लोगों को सड़क, बिजली, सहूलियतें, आम यही है मसाइल लोगों के, उससे डायरेक्टली वो नहीं मिल रहा था। दैट्स इज ट्रू। लेकिन अब ये इसमें दो चीजों का इशू है। एक ये कि सियासी लेवल पर कि भाई हमारे पास एक फैसिलिटी थी, एक स्पेशल स्टेटस था, तो उसको छीना गया। और दूसरा ये हो गया सियासी लेवल पर, पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर, और लोगों के लेवल पर जो इशू है कि जिस तरीके से जो उसको एब्रोगेट करने के लिए, विड्रा करने के लिए प्रोसेस किया वो, और उसके साथ साथ 35A के तहत जो यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदे जो है, यहाँ के लोग जो है, उनको बेशक डायरेक्टली कुछ फायदे थे। उसमें उनके जॉब को लेकर जो भी राइट्स थे उनका एक प्रोटेक्शन था, और दूसरा लैंड्स को लेकर प्रोटेक्शन थी। वो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डायरेक्ट वाबस्ता है। तो मोटा मोटा यही एक दो इश्यूज है
एक पॉलिटिकल लेवल पर लीडरशिप के लिए विड्रॉ करना, और दूसरा लोगों के लिए जिस तरीके से विड्रॉ करा गया, बंद करके उनको, उनकी फैसिलिटीज को, उनके टेलीफोन तक बंद किया गया, घरों में उनको कैद किया गया, ट्रैफिक बंद किया गया, सारा बहुत टाइम तक उनके दिक्कतें आई। तो उनके लिए एक जबरदस्त वो मसला है, आप नाक कहिए या उनको मुश्किलात फेस करने पड़े, या उनको डिसएम्पावरमेंट लगा कि हमको जबरदस्ती बंद करके हमारे से ये छीना गया, चाहे उसे कुछ फायदा था या नहीं था लोगों के लिए, लेकिन जबरदस्ती जो तरीका किया इख्तियार छीनने का, वो लोगों के लिए मसला है, जो मेरा मानना। जी बिल्कुल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे जो आपने शुरुआती दौर में एक आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि इसका कोई फ़ायदा आमतौर पे मिल नहीं रहा था। क्या लोगों को इसका फ़ायदा हो नहीं रहा था, या फिर सियासी पार्टियों के लीडरान या सियासी पार्टियां इसे फ़ायदा पहुंचने नहीं दे रही थी? और अगर ये सही मानों में लागू कर दिया जाए तो क्या वाकई सूदमंद है, फ़ायदेमंद है 370? नहीं, 370 को लेकर एक स्पेशल स्टेटस था और कुछ लिमिटेड, जैसे मैंने कहा, ऑटोनॉमी थी जम्मू कश्मीर को, कि जैसे एक अपना आईन था, एक अपना एजेंडा था, और दूसरा कोई भी पार्लियामेंट्री लेवल पर कोई अगर डिसीजन हुआ करता था, पार्लियामेंट्री डिसीजन, वो तब तक डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो सकता था जम्मू कश्मीर में, जब तक यहाँ की जो स्टेट लोकल असेंबली है वो उसको रेटिफाई कर। तो टू दैट एक्सटेंट जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके पास एक एम्पावरमेंट सा था, उनके पास बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली से, बाकी स्टेट के असेंबली से एक पावर था, उसका डायरेक्टली बेशक कोई फायदा नहीं था लोगों को डायरेक्ट। जैसे मैंने कहा कि जैसे 5 के तहत जॉब्स को लेकर फायदे थे, लैंड्स को लेकर उन प्रोटेक्शन थी, तो ऐसा कोई डायरेक्टली फायदा नहीं था लोगों को। लेकिन मसला तब हुआ लोगों के लिए, आमतौर मसला ये हुआ कि जिस तरीके से एक उनको पावर, उनको बंद करके, घरों में बंद करके, जैसे उनको हेल्पलेस बना के, लोगों के लिए आप इसको नाक का कहिए, जैसे आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल किया वो कहिए, लेकिन लोगों के लिए वो इशू बन गया। बाकी डायरेक्टली 370 से लोगों को, आम लोगों को कोई फायदा नहीं था, बट स्टेट को, स्टेट एक इम्पावरमेंट, मतलब ये टोटल पावर का मसला है कि पावर चूंकि छिन गई है तो कहीं ना कहीं तकलीफ इन्हें ज्यादा है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा अंकित, फिर उसके बाद अपने मेहमान की तरफ आएंगे। मैं आपसे ये समझूंगा कि ये जो ख़ासतौर पे राजौरी, पुंछ और फिर पंजाल के इलाकों में ज़्यादातर जो कोशिशें हो रही है बीजेपी की जानिब से, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोशिशें क्यों हो रही? क्या बीजेपी के लिए ये सीट जीतना काफ़ी ज़्यादा अहम है? अंकित। बिल्कुल, देखिए कि सेंटर के जितने भी बड़े चेहरे थे, चाहे उसमें अमित शाह है, उसके साथ साथ राजनाथ सिंह है, चाहे फिर बाकी के और बड़े लीडरान, ये तमाम तर जो है राजौरी पुंछ के इन दिनों में दौरे पर हैं, और लगातार ये चीजें लोगों के सामने लाई जा रही हैं कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के लिए क्या किया, बाकी की यूटीज के लिए क्या किया। और इसके साथ साथ राजौरी पुंछ हो, चाहे बाकी के जिला हो, वहां पे भाजपा जो है लगातार जोर लगा रही है कि भाजपा के जितने प्रत्याशी हैं वो यहाँ से जीते। और साथ ही साथ जो नौशहरा की सीट है, चाहे राजौरी की सीट हो या फिर बुद्दल की हो या फिर थाना मंडी की हो, इन तमाम 4-5 जो सीटें हैं, इनके ऊपर जो है भाजपा बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, और इसीलिए कर रही है ताकि भाजपा ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर का जो अगला सीएम बने वो भाजपा का बने। और एक जो चीज यहाँ पे देखने को वो मिल रही है कि पहाड़ी लोग जो है इस बार बहुत ज्यादा भाजपा को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन में तो कोई भाजपा ने अपना लीडर खड़ा नहीं किया था, अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था, जिसके चलते लोगों में कुछ नाराजगी आ चुकी थी और लोगों ने बाकी पार्टियों को वोट कास्ट किया, जिसमें मियां अल्ताफ साहब जीत गए। जो फैक्टर अब देखने को मिल रहा है वो पहाड़ी लोग जो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है इस बार जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको जिताएंगे, जो एहसान का बदला एहसान से हमने चुकाना है। और एहसान वो जो पहाड़ियों को 70 सालों से जो उनका हक नहीं मिला था, वो एहसान पहाड़ी जो है इन इलेक्शनों में जो भाजपा को एहसान का बदला एहसान से देकर, यानी कि वोट देकर इनके तमाम प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं। और लगातार भाजपा की तरफ से जो है मेहनत की जा रही है इन तमाम राजौरी की 4-5 सीटों को जिताने की, ताकि राजौरी हो चाहे पुंछ हो, ये दोनों जिलों की जो सीटें हैं ये यहाँ से जीतें और उसके बाद जो सीएम हो जम्मू कश्मीर का वो
भाजपा का बने। जी बिल्कुल, जरूर हम इसके बारे में भी जानेंगे कि दूसरी पार्टियां इस इलाके में कितनी मजबूत है, लेकिन उससे पहले अहमद यार साहब आपसे ये समझेंगे आपसे कि जिस तरीके से बीजेपी कोशिश कर रही है, क्या राजौरी पुंछ इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे कोशिश हो रही है कि दहशतगर्दी से लोग यहाँ पे ज़्यादा परेशान रहे हैं, या पहाड़ी तबका यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, उनका वोट हमें हासिल होगा, या कोई और वजूहात है जिसकी वजह से बीजेपी इन एरिया में ज़्यादा मेहनत कर रही है? तो सियासत का ये एक अलमिया रहा है, किसी भी सियासत का, किसी भी पार्टी का, कि वो अपने सियासी मफादात के लिए हर एक चीज कर लेती है, जो आज तक देखा गया है। तो उसके लिए दो चीजें होती हैं। जैसे एक फार्मर के लिए ऐसी जमीन जो जरखेज हो, और दूसरी जो बंजर हो। इसी तरीके से सियासतदानों के लिए, सियासी पार्टियों के लिए भी वो देखते हैं कि हमारे लिए जरखीज जमीन कौन सी है, कि जहां हम कुछ बीज बोएंगे और वहां से फसल हासिल हो, और दूसरी होती है जरखेज जमीन। यही बराबर यही हाल है सियासी पार्टियों का। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, उनको लग रहा है कि भाई जो ये एरियाज है, जैसे आपने कहा पुंछ, राजौरी, इनको लग रहा है कि इसमें जरखेज है उनके लिए। अगर हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे, बीज बोएंगे, तो हमारे को वहां से फल हासिल होने वाला नहीं है। ये नहीं है कि वहाँ मिलिटेंसी का मामला है, उसलिए करना है। नहीं तो सबसे ज्यादा मिलिटेंसी कश्मीर में, सबसे ज्यादा। तो कश्मीर में तो ऐसा कुछ है नहीं। कश्मीर उनके लिए एक बंजर लग रहा है कि भाई यहाँ कुछ ज्यादा करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा सियासी, तो उनके लिए तो इसलिए शायद इस पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि उनको ये अंदाजा है कि यहाँ सेंस किया है उन्होंने कि यहाँ क्या सिचुएशन है पॉलिटिकली उनके लिए। तो लेकिन जम्मू के इलाकों में उनका कुछ ग्राउंड है, तो इसलिए वो उस ग्राउंड को थोड़ा सा और इन्वेस्ट करने की कोशिश करते होंगे, सिंचाई करने की कोशिश करते होंगे, ताकि वो उसका फल हासिल करे। बाकी और कोई इसमें से कोई मेजर इशू और नजर नहीं आता। बिल्कुल, जाहिर है कि अंकित भी बहुत ही अहम पॉइंट बता रहे हैं कि जाहिर है कि रिजर्वेशन दिया है तो कहीं ना कहीं उसका एक फ़ायदा हो सकता है बड़े पैमाने पे। अंकित, मैं समझूंगा दूसरी पार्टियों की यहाँ पे क्या स्थिति है, कितनी ग्राउंड उनकी मजबूत है? देखिए, जितनी भी पार्टियां मैदान में कूदी हैं वो जीतने के लिए ही कूदी हैं। बाकी वोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे अपना नुमाइंदा चुनना चाहते हैं, वो किसके ऊपर अपना भरोसा जताते हैं, कौन उनके यहाँ पे तरक्याती काम करेगा। लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो, या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, या फिर भाजपा हो, तमाम जो है मैदान में जुट चुकी हैं। सुबह शाम दिन रात जो है वो मेहनत कर रही हैं, रैलीज हो रही हैं, कैंपेनिंग लगातार चल रही है। और हम ये चीज भी देख रहे हैं, जो कैंडिडेट है वो रात भर सो नहीं रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि हर एक पार्टी जो है अपना जोर लगा रही है ताकि वो जीत दर्ज कर सके। तो उसके बाद वो डिपेंड करता है पार्टियों के ऊपर, पार्टियों के मैनिफेस्टो के ऊपर, लोगों के बीच में कैसे वो अपना विश्वास जिता सकते हैं लोगों के बीच में। तो वो बात की बात है। लेकिन चारों पार्टियां जब मैदान में होती हैं तो जीतना तो एक नहीं है। तो इस हवाले से अगर बात करें तो राजौरी की अगर हम खास तौर पर बात करें तो यहाँ पे चुनावी माहौल जो है बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है। हम अक्सर कहीं किसी दुकान पर भी बैठते हैं तो वहाँ कुछ सामान लेने भी जाएं, कभी चाय पी रहे हो कहीं पे, तो उस समय वहां पे भी चर्चा जो है वो चल रही होती है कि हमने इसको वोट देना है, उसको वोट देना है। इन चीजों से ये चीज साफ होती है कि लोगों में जो है 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव हो रहा है और लोगों के बीच में चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है, ताकि जो इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं लोग अपना मन पसंदीदा जो कैंडिडेट है उसे चुनेंगे और एक अच्छी सरकार जो है वो बननी चाहिए। और लोग ये चाहते भी हैं, क्योंकि 10 साल से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सरकार नहीं थी, यहाँ पे गवर्नर रूल रहा, उसके साथ साथ यहाँ पे अब यूटी भी बन चुकी है, लेफ्टिनेंट यहाँ पे हैं। तो इन तमाम सब चीजों से जो है कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं। तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी सरकार बननी चाहिए और हर एक जो पार्टी है वो अपना पूरा जोर जो है ग्राउंड पर लगा रही है। जी अब बिल्कुल जनाब अहमद यार साहब, मैं आपसे ये समझूंगा, जिस तरीके से सॉफ्ट सेपरेटिस्ट आमतौर पे कहा जा रहा है एनसी को, और 90 की दहाई में आमतौर पे दहशतगर्दी या फिर मिलिटेंसी या फिर वायलेंस के लिए इन्हें कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं आपसे समझूंगा ये चीज़ कि क्या वाकई ये जिम्मेदार हैं, और क्या अगर कहीं ना कहीं अंश इनका था तो क्या इनकी उस टाइम की वक्त की मजबूरी थी, और अगर मजबूरी नहीं थी तो अब तक ये लोग इतनी आज़ादाना तौर पे दहशतगर्दी में मुलविस होकर के किस तरीके से एक्ट कर पा रहे हैं, तमाम तर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले पा रहे हैं?
नहीं, हकीकत ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, मैं कह रहा हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ डायरेक्टली मिलिटेंसी को शह देने में या उसको प्रमोट करने में इन्वॉल्व नहीं है। अलबत्ता जी हमको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये हुआ कैसे। 1987 में बेशक इसके लिए सियासत ही जिम्मेदार है, लेकिन किसी और रीजन के 87 में ये जो मिलिटेंट्स टर्न हो गए, ये भी उसमें से बहुत सारे लोग जो कॉन्टेस्ट करे हैं 1987 के इलेक्शन, वो भी ओथ लेकर कॉन्टेस्ट करे। और उस वक्त ये ऑफर चली कि भाई ये जीत भी रहे थे, लेकिन इनको जीतने नहीं दिया गया, डिक्लेयर कोई और किया गया। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस बैरिस्टर इकतदार थी, मैं थी, और सेंटर में कांग्रेस था। तो उस वक्त ये कहा गया कि भाई इन दोनों ने साजिश के तहत इन लोगों को हरा दिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती थी कि उनके लिए कोई मुतबादल बन जाए, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ बात करके उनको हरा दिया यहाँ पे। तो उसके बाद ही 89 से मिलिटेंसी शुरू हो। तो ये माना जाता है 87 से लेकर 89-90 के दौरान लोगों ने मिलिटेंसी का ट्रेनिंग किया, गन का ट्रेनिंग किया, जो भी हुआ आर पार गए। अब ये मानना है हिस्ट्री जो है, तो अगर ये देखा जाएगा तो रीजन वही शायद बन गया मिलिटेंसी के लोगों का को जाने का। तो अगर हम ये कहेंगे कि डायरेक्टली वो जिम्मेदार है, तो वो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने गन के लिए बोला लोगों को देने की बात उठा, ऐसा नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल हालात ऐसे बन गए जिसकी वजह से पॉलिटिक्स ही जिम्मेदार है। अगर ये सच है, बिकॉज अंदरूनी बात तो हमको मालूम नहीं, ये बार बार बात आई, अगर ये सच बात है कि अगर कोई जीतता था, रिगिंग करके उसको जीतने नहीं दिया गया, तो तब हम जरूर मानेंगे कि वही वजह बन गया लोगों को मिलिटेंसी में जाने का। अगर हम ये कहेंगे कि उसके बाद भी फिर शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या किसी और पार्टी ने मिलिटेंसी को शायद की हो, प्रमोट किया हो, हेल्प किया हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सर इक़्तिदार थी, जब फिर मिलिटेंसी का दौर शुरू हो गया तो वो गवर्नमेंट में थे, उन्होंने उसको मुकाबला करने की कोशिश करी और उनके बहुत सारे लीडर्स मारे गए। जी, लगातार एनसी की जानिब से ये भी कहा जाता है कि हमारे लोगों ने काफी ज्यादा नुकसान सहा है, हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी। सही बात है। असल तौर अगर देखा जाए, जो हमको लगा उस टाइम, तो गन शायद उन्हीं के खिलाफ खड़ा हो गया, जो हम देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि यही पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे को बरसरी इक़्तिदार आने से रोकती है, एक हरबा करके इस्तेमाल, दूसरा हरबा इस्तेमाल करके, तो उन्हीं का ज्यादा नुकसान हो गया। ऐसा लगा शुरुआत में कि शायद उन्हीं के खिलाफ गन इस्तेमाल हो रहा है। बाद में इन्होंने कुछ और डायमेंशन ले लिए, कुछ और डायरेक्शन ले लिए, दूसरी बात है फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये कहना कि यही लोग प्रमोट किए, लेकिन जानबूझ के नहीं, इसलिए कि गन उठना चाहिए, नहीं, लेकिन सियासी गलतियों की वजह से ये माना जा सकता है। सियासी गलतियों की वजह से लोग गन उठाने में मजबूर हो गए। लेकिन ये कहना कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये किया, गलतियां मानेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन खमियाजा उनको बहुत उठाना पड़ा। और ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इस चीज को हेल्प किया, असिस्ट किया, प्रमोट किया, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि मतलब ये सिर्फ सियासी जुमलेबाजी है। ठीक है, अंकित आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पे एनसी की जानिब से कहा जाता है कि बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसी वजह से वो परिवारवाद या फिर मिलिटेंसी, दहशतगर्दी, इस तरह की चीज़ें वो लेकर के आ रहे हैं, उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मैं ग्राउंड से समझने की कोशिश करूँगा, इस 10 साल में जब से LG आए हैं, क्या डेवलपमेंट के काम ऑन ग्राउंड देख पा रहे हैं आप? देखिए मैं आपको बता दूं आमिर के, जो सियासी पार्टियां जितनी भी यहाँ पे रही हैं, जिन्होंने भी यहाँ पे पिछले कुछ सालों से यहाँ पे राज किया है, जो सियासी पार्टियां यहाँ रही हैं, चाहे वो PDP हो, कांग्रेस हो, NC हो या कोई भी हो, तो उन्होंने अपने अपने लेवल पर काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर LG प्रशासन की अगर बात करें, तो इस समय में भी बहुत ज्यादा काम हुए हैं, बहुत सी सड़कें बनाई गई, बहुत से यहाँ पे ब्रिजेस का निर्माण हुआ, और अभी जम्मू कश्मीर का जो ये राजौरी जिला के ही अगर हम बात कर लें, तो कितने टनल से यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। LG प्रशासन के दौरान ही यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जम्मू से पुंछ तक एक बहुत बड़ा हाईवे यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये किसकी देन है? ये
एलजी प्रशासन के दौर में ये चीजें हुई हैं। उसके साथ साथ अगर पीछे अगर हम देखें दौर एनसी का देखें, कांग्रेस का देखें, पीडीपी का देखें, तो राजौरी के अंदर देखें यहाँ पर यूनिवर्सिटी यहाँ पे आई है, राजौरी के अंदर बाकी अस्पताल जो थे वो यहाँ पे आए हैं। लेकिन 370 हटने के बाद जो कुछ चेंजेस आई हैं वो बहुत तेजी से आई हैं। पहले जो सरकारें थी वो भी काम करती थी लेकिन बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उनका काम रहता था। लेकिन जब एलजी प्रशासन यहाँ पे आया और उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि जो कामों में तेजी है वो बहुत ज्यादा हुई, जो घोटाले हैं वो यहाँ पे बहुत सारे सामने आते रहे। कहीं पे अगर कहीं पे कोई घोटाला होता है तो उसकी जो है बिल्कुल बारीकी से जांच होती है। काम हुए हैं लेकिन जो पहले की सरकारें हैं उनमें भी काम होते रहे हैं और जो अभी एलजी जो गवर्नमेंट है इसमें भी काम जो है वो होते रहे हैं। लेकिन फर्क कितना है कि कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि जो सरकार जो पहले थी कुछ वो आए, कुछ चाहता है पीडीपी की आए, कोई एनसी की। लेकिन कुछ लोग एलजी प्रशासन से भी खुश हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि आगे भी अगर कभी यहाँ पे कोई सरकार ना हो तो एलजी प्रशासन रहे तो यहाँ पे काम जो है वो हो। बाकी ब्यूरोक्रेट से कुछ लोग खुश हैं, कुछ नहीं भी हैं, तो बाकी वो लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है। लेकिन काम जो है वो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं जो 10 साल जी अंकित ये भी हमें बताइए कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम आमतौर पे सियासत में या वोट बैंक के लिए आ जाता है, क्या राजौरी और पुंछ में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति आप देख पा रहे हैं और अवाम पे इसका क्या असर है? देखिए फिलहाल राजौरी पुंछ के अंदर मुसलमान हिंदू राजनीति यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ पे उसका असर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखा जा रहा है तो इस वक्त गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे इस वक्त यहाँ पे कोई वोटिंग यहाँ पे कोई इस तरह का कोई असर यहाँ पे इलेक्शन के दौरान नहीं देखने को मिल रहा है। राजौरी पुंछ से एक गुलदस्ता रहा है हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे का और हमेशा से ही यहाँ की मिसालें जाती हैं राजौरी पुंछ की कि यहाँ के लोग आपसी भाईचारे प्यार के लिए यहाँ के लिए जाने जाते हैं। और इसी बीच में अब जब इलेक्शन आए हैं तो एक घर में अगर एक बीजेपी का किसको कोई सपोर्ट करता है तो दूसरा जो है कांग्रेस को करता है, तीसरा पीडीपी को करता है। बाप अगर पीडीपी में होगा तो बेटा जो है वो भाजपा में होगा। तो हिंदू मुसलमान की यहाँ पे कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है। बात है कि एक ही फर्द के कई लोग अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं। अहमद यासर, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूँ। एक इल्जाम और बहुत ही आसानी से थोपा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। मैं समझूंगा कि क्या एनसी पीडीपी मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या इसका कोई असर देख पा रहे हैं आप जनाब अहमद यासर? जैसे अंकित जी बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में एक खास बात रही है कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई ऐसा इशू कभी इतना सामने नहीं आया कि हालांकि यहाँ जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरिया है जम्मू कश्मीर, अगर हम ले लेंगे कश्मीर राजौरी साइड, ये सारी चुनाव वाली साइड है, यहाँ ऐसा कोई इफेक्ट नहीं रहा। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको फेल करने की कोशिश करेगी। जहाँ तक रीजनल पार्टी, मतलब अवाम पॉलिटिकली काफी अवेयर है इन तमाम चीजों से हट कर। दे नो इट कि यहाँ ये चलने वाला नहीं है। अलबत्ता इट कुड बी a contest, it could be against each other as political parties। जैसे बीजेपी के खिलाफ कश्मीर में हो सकता है सोच, बीजेपी के फेवर में कुछ जम्मू में सोच हो सकता है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन हिंदू एंड मुस्लिम, इट इज बेस्ड ऑन कि किस पार्टी का कहां पर कितना इम्पैक्ट है। जैसे अभी जी बोल रहे थे, इंकित जी बोल रहे थे कि जो पहाड़ियों का जो इस वक्त उनका रिजर्वेशन का इशू है, तो उस वजह से शायद वो ये समझते होंगे कि भाई बीजेपी ने हमारे को हेल्प किया, शायद वो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पहाड़ी है तो शायद वो वोट करे, और इसीलिए शायद बीजेपी वहां कंसंट्रेट भी कर रही है कि भाई उन्होंने हमने उनको ये फैसिलिटी दी है तो इसलिए चाहते होंगे कि वहां से वोट मिले। आई मीन इन बुनियादों पर वोट हासिल किया जा सकता है, नॉट ऑन हिंदू और मुस्लिम। और दूसरा जो आप दूसरी बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट के लिहाज से आपने बताया कि डेवलपमेंट हुई इन 10 सालों में एलजी के लेवल पर या सेंट्रल रूल के तहत। देखिए जहां तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट नहीं हुई जहां हम कहेंगे कि कोई खास डेवलपमेंट हो चुकी है जो हम रिमार्केबल है कि भाई इस दौरान ये खास चीज हो गया।
अभी जो जो चल रहा है ये एक मुझे लगता है नॉर्मल हुकूमती लेवल पर काम है। देखो गवर्नमेंट हाथों हाथ धरे पर तो नहीं बैठेगी, धरे बैठे नहीं, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, तो यही चीज तो करेंगे और क्या करेंगे। अलबत्ता एक चीज जो महसूस लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 370 के बाद या इस अनुशासन में जो अभी एलजी का अनुशासन है या गवर्नर इसमें रूल में लोगों की जो एक्सेसिबिलिटी है वो कम रही, उनकी ग्रीवेंसेस बढ़ गई, उनको लग रहा है कि ग्रीवेंसेस सुनने के लिए हमारे पास कोई है नहीं, हमारे ग्रीवेंसेस सुनी नहीं जाते हैं। और यहाँ के बिजली के बहरान का मसला है, बिजली रहती नहीं है और इस दौरान टैरिफ बढ़ गया और बिजली चली गई उन समर्स में, ये कुछ इश्यूज है जो डायरेक्टली लोगों के मसाइल हैं। और उसके साथ साथ लोग चाहते हैं कि जो अभी जिस माहौल में हम हैं, जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं, ओवरऑल ये महसूस करते हैं कि इससे हम बाहर आ जाए। एक मतलब वो हार्ड प्रेशर सा महसूस कर रहा है, एक अपसेट सा महसूस कर रहा है, तंग सा महसूस कर रहा है इस माहौल में, एलजी के माहौल में। कोई वो उनको अपने आप को मतलब ओपन निकलना नजर नहीं लग रहा है कि बंदिशें लग रही है। अगर ये एक सिचुएशन है जिससे लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है शायद आप इसमें बहुत सारी पार्टिसिपेशन देखोगे लोगों की इस वक्त, पार्टिसिपेट कैंडिडेट्स की देखोगे, इंडिपेंडेंट्स की, या जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अलावा आप देखो कि बाहर की अभी पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों में भी जोश खरोश है पार्टिसिपेट करने का। शायद यही वजह है कि कुछ मुतबादल इंतजाम हो, सियासी इंतजाम हो कुछ, जिसमें हम अपनी हुकूमत बना के एमएलए बना के और अपनी हुकूमत बना के कुछ अपने मसाइल को लोग हल कर पाए। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात है कि लोगों के मसाइल हैं, उस चीज़ से लोग इनकार नहीं कर रहे हैं और उसी को हल करने के लिए वो चुनाव चाह रहे थे ताकि उनका नुमाइंदा हो और उसको हल कर सकें। अहमदिया साहब, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, हमारे साथ बने रहिए बराए मेहरबानी। अंकित, बहुत शुक्रिया ग्राउंड से तमाम तरबेश कीमती मालूमात हम तक पहुँचाने के लिए। कुछ अहम खबरें दूसरी जगहों की भी ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं अपने मेहमान की तरफ। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए सभी पार्टी चुनावी प्रचार में जुटी हुई है और आज राजनाथ सिंह पुंछ और राजौरी में इंतखाबी रैली करते नजर आए। इस बीच में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम का बंटवारा किया और कहा कि बीजेपी के रहते हुए धारा 370 नहीं हट सकती। बीजेपी की वजह से लाल चौक पर भारत का तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। जम्मू कश्मीर टेररिज्म के लिए नहीं जाना जाता बल्कि टूरिज्म के लिए जाना जाता है। लोगों की परेशानी को फौरन दूर करने के लिए उन्होंने वादे किए और यकीन दिया कि यहां पे अब तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम होंगे। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तौबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं। वह आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगी। मैं इन दोस्तों से कहना चाहता हूं, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वह पीडीपी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, बहनों भाइयों, आर्टिकल 370 बहाल करने का काम कैसे यह कर पाएंगे? जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और मेरा यह मानना है, सच्ची राजनीति और अच्छी राजनीति वही है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर न की जाए बल्कि जनता की नजरों में नजर मिलाकर राजनीति की जाए, वही अच्छी राजनीति होती है। बिल्कुल, तो सियासी तौर पे बहुत सारे वादे, बहुत सारे जुमले और बहुत सारे आने वाले लम्हों के लिए पेशन गोइयाँ। इन लम्हों में क्या सच्चाई है, वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल लीडरों की अगर ज़ुबानी सुनिएगा तो यकीनन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि यकीनन आवाम को गुमराह कर सकती हैं या गुमराही के रास्ते पे डाल सकती हैं। फ़िलहाल सभी सियासी जमातें खुद को बेहतर और दूसरों को बदतर कहने के फ़िराक में हैं। आवाम को यह तय करना होगा कि वो किन मुद्दों पर
किसके साथ और किसे अपना कायद चुनना चाहती हैं और क्यों चुनना चाहती हैं, ये अवाम का हक भी है और जमहूरी दस्तूर भी। हम बहुत सारी मुद्दों पे आज बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अहमद एयाज साहब। फ़िलहाल मैं आज की बात बताऊं जहां पे बीजेपी की जानिब से बड़े बड़े धुआंधार धुरंधर आज मौजूद थे ग्राउंड पे। उन्होंने खिताब किया, लोगों से वादे किए और दूसरी हुकूमतों को कहीं ना कहीं निशाना भी बनाया और जो भी दूसरी पार्टियां कर रही है सेम उसी नहज पे चलने की कोशिश की। फिलहाल आज और क्या क्या हुआ ये हम आपको बता देते हैं चंद जुमलों में। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू के बरनी में इंतखाबी रैली से खिताब करते नजर आए, रोड शो भी किया। जेपी नड्डा की रैली में बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने, इलाकाई लोगों ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा को जिताने की अपील की। लोगों से बीजेपी के जरिए किए गए तरक्याती कामों की चर्चा की और लोगों से वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर का और भी ज़्यादा विकास होगा, तरक्की होगी और यहाँ के लोगों की जो मांगे हैं, मुरादें हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। इस बीच में रैली में बड़ी तादाद में सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने का काम करते हैं। ये लोग एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम करते हैं और समाज को बांट करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना लक्ष्य को हासिल करने का काम करते हैं। इस तरीके से इन्होंने काम को चलाया है। इसलिए मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी गैर राष्ट्रवादी ताकतें हैं, मैं गैर राष्ट्रवादी बोल रहा हूं, ये राष्ट्रवादी ताकतें नहीं हैं, जो आतंकवादियों को छुड़ाने की बात करें, जो व्यापार शुरू करने की बात करें, जो इनके साथ समझौता करें। और मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को किसी और ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने। देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूं और जो जनता में उत्साह है और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आज ये जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि पहली पब्लिक रैली थी और ये जम्मू नॉर्थ की रैली थी, एक्सक्लूसिव एक कॉन्स्टिट्यूंसी की रैली थी और आपने देखा कि जनता जनार्दन का हजूम जो था और उनमें फिर जोश और होश और ख़ुसूसन तौर पर आपने देखा मेरी मातृशक्ति, बुजुर्ग भी और नौजवान साथी भी की संख्या आप लोग गिन सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी और जनता जनार्दन का भी और यहाँ का हमारा जो संगठन है जम्मू जिला नॉर्थ का और नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी टीम्स है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो जाहिर है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है उसे भी समझ लेना ज़रूरी है। जम्मू खित्ते में पूरे के पूरे क्या कुछ हो रहा है उसके लिए हमारे साथ ख्वाहिश पटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, क्या कुछ चल रहा है इलेक्शन की सरगर्मियां ग्राउंड पे? माफी चाहता हूँ ख्वाहिश, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अहमद एयाज साहब आपकी तरफ आएंगे। जिस तरीके से अभी हम देख पा रहे हैं कि ये पार्टी फलां का एजेंडा चला रही है, ये पार्टी फलां का एजेंडा चला रही है, ये सिर्फ सियासी जुमलेबाजी ही है या कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी देख पा रहे हैं? क्योंकि सभी हर कोई एक दूसरे को बुरा भला तो दूर, कोई प्रॉक्सी, कोई ABCD, कोई पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाली बातें। तो अवाम को इसको क्या वाकई सीरियस लेना चाहिए या फिर इसे लाइट लेकर के नज़रअंदाज करना चाहिए? देखिए, अगर हम विद इन द कंट्री देखें, मुल्क के अंदर देखेंगे, सियासी पार्टियां तो ठीक है, एक दूसरे का ये भी मुमकिन है किसी को सपोर्ट करेगी, किसी को सपोर्ट नहीं करेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पार्टी अपनी कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं करते किसी एरिया में, तो दूसरे को करती है, तो उनका वो चला एम्प्लॉइज को उनका एजेंडा उनके साथ मिलता है या उनकी बात उनके साथ मिलती है। लेकिन ये कहना यहाँ जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 370 को लेकर जो बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दे दिया और
जिसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि भाई उनकी प्रो अलायंस है, तो नेचुरली जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बहाली करता है तो फिर कांग्रेस उसमें साथ है, और वही जो बात पाकिस्तान दोहराता है, तो ये एक एजेंडे की बात लग रही है कि कोई स्पॉन्सर्ड एजेंडा है। लेकिन इसमें मेरा मानना ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है। 370 जम्मू कश्मीर, अर्स्टवाइल जो जम्मू कश्मीर था उसके और यूनियन इंडिया के दरमियान एक सेटल्ड एग्रीमेंट है उस वक्त जो हुआ था, ये दो के दरमियान है, तो उसमें पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और अब चूंकि उसको विड्रा किया गया, यूनिलैटरली विड्रा किया गया 2019 में, तो अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहते हैं कि इसको हम स्टोर करेंगे, अब वो कैसे करेंगे, होगा नहीं होगा वो दूसरी बात है। तो अगर वो ये डिमांड कर लेते हैं, अपने एक एजेंडा में डालते हैं, तो उसमें हम शायद उनको रोक नहीं सकते, ना हम ये कह सकते कि उन्होंने गलत किया। ठीक है, जिन डिमांड है उन्होंने डाल दी। और अगर इसी बात को पाकिस्तान पिकअप कर लेता है, चाइना पिकअप कर लेता है, अमेरिका पिकअप कर लेता है, या और कोई पिकअप कर लेता है, इसका कभी ये मतलब नहीं है कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे कि आपने ये डिमांड कैसी करी। देखिए, हम यहाँ अपने तौर अपने लिए कोई भी डिमांड जो हम जायज समझते हैं करने के हकदार हैं। अब अगर उसी डिमांड को कोई दूसरा अपने तरीके से बाहर वाला मुल्क अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, तो वो इस पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। इन अदर वर्ड्स, आप किसी उन पॉलिटिकल पार्टीज को ये बता रहे हो कि भाई आप ये बात मत करिए, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईन ये इजाजत देता है कि भाई आप एक्सप्रेस करिए, आप जो भी आप महसूस करते हो एक्सप्रेस करना वो कर ही लीजिए। और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जो इंटरनेशनल है जिसको हम इंटरनेशनल कहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको इंटरनेशनल कहेंगे कि 70 साल तक तो ये एप्लीकेबल था, और ये उस वक्त भी गवर्नमेंट थी, इंडिया यूनियन गवर्नमेंट थी जिसने सेटलमेंट किया। ये थोड़ी है कि हवा में हम दिया, ये सेटलमेंट हुआ। लिहाजा ये कहना कि एक दूसरे को वो टैग करना कि ये इसलिए हुआ, ये तो सिर्फ जुमलाबाजी है, पॉलिटिकल बात है, और इसमें कोई ज्यादा कोई खास बात नजर नहीं आ रही। अगर आपने इस बात की और भी कुछ कह रहे थे, मैं भूल गया, और जी कुछ जी सवाल था तो वो आप पूछें। बिल्कुल, ज़रूर हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे मजीद, लेकिन ख्वाहिश आपकी तरफ आएंगे। इस वक्त क्या कुछ सरगर्मियां चल रही है, उस हवाले से हम जानने की कोशिश कर रहे थे। जी, हमें इस समय मैं जम्मू के सैनिक कॉलोनी में हूँ। ये जम्मू साउथ आरसपुरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो है। अभी समय कुछ ही देर पहले यहाँ से राजनाथ सिंह जो है यहाँ पर एक बड़ी जनसभा करके जो है वो यहाँ से गए हैं। इससे पहले वो पुंछ राजौरी में थे और वहाँ पे कई सारे उन्होंने जनसभाएं की थी। वहीं जेपी नड्डा ने, अगर हम जम्मू की बात करें, उन्होंने रोड शो किए, कई सारी जनसभाएं की। अमित शाह आज नौशहरा में और उसके बाद उधमपुर में थे। तो आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रैलियां हुई हैं। और यहाँ पर इस समय जो तैयारी है वो बीजेपी की ओर बड़ी जोर शोर से की जा रही है, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान 25 तारीख को होना है और जिन विधानसभाओं पे चुनाव होना है वहां पर बीजेपी पूरी जोर लगाती हुई नजर आ रही है। उसके साथ और कई सारे स्टार प्रचारक हैं, वो जमीन पर हैं और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। जिस तरह से पहले चरण में लगभग 61% के करीब जो है मतदान हुआ है और बीजेपी इसको लेकर काफी खुश भी है, संतुष्ट भी है और ये कह भी रही है कि 3 दशक बाद इतना बड़े जो परसेंटेज है वो नजर आई है, लोग इतनी भारी संख्या में वोट करने के लिए आए हैं। तो ये बताते हैं कि जमहूरियत की ताकत लोग मानते हैं और उससे ही मजबूत करने के लिए लोग वोट कर रहे हैं। और दूसरे चरण में भी इसी तरह की वोटिंग जो है वो देखने को आएगी। साफ तौर पर कई सारे बड़े नेताओं की जो इज्जत है वो साख पे है, जिसमें कि उमर अब्दुल्ला भी है, रविंद्र रैना भी है और कई सारे नेता हैं और बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर जो है वो चुनाव होने हैं। खासतौर पर पहाड़ी रिजर्वेशन दी गई है, पहाड़ी स्टेटस दिया गया और पहाड़ी कम्युनिटी से जुड़े हुए ही ज्यादा विधानसभा, अगर हम जम्मू संभाग की बात करें, वहां पर चुनाव होने हैं। पैरेलली थर्ड जो फेज है उसके मतदान के लिए भी जो है वो प्रचार किया जा रहा है। हमने देखा जेपी नड्डा ने किस तरह से भव्य रोड शो किया, वो रघुनाथ बाजार मार्केट में गए, लोगों ने फूल बरसाए, चुन्नियां दी माता की और माता की तस्वीरें भेंट की। उसके अलावा उन्होंने सुबह जो है वो श्यामला शर्मा जो जम्मू नॉर्थ से कैंडिडेट हैं उनके लिए वोट मांगे। आप कह सकते हैं इस समय जो है लगातार चुनावी रैलियां देख रहे हैं और काफी जो सरगर्मियां हमें ग्राउंड पे नजर भी आ रही है। जी हमें बिल्कुल ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जिन इलाकों में बीजेपी कम वोट हासिल कर पाई थी जीतने के बाद भी, जम्मू की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में काफ़ी कम वोट मिले थे, मतलब पिछली बार के मुकाबले में और उससे पहले के मुकाबले में। इस मरतबा उन इलाकों में मेहनत की है बीजेपी ने, क्या उसे
वापस वो वोट बैंक मिल पाएगा बीजेपी को या फिर कांग्रेस के खाते में जाएगा? तरह से बीजेपी का मैनिफेस्टो है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है बीजेपी वायदे कर रही है, क्योंकि 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन है। पूर्व में यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, स्टेट की यूनियन टेरिटरी बड़ी 335 से हटा और केंद्र के अधीन था और जितने भी फैसले से केंद्र ले रहा था। लेकिन अब लोग अपने मत से अपने जो है विधायक चुनेंगे और आगे सरकार काम करेगी। कहीं ना कहीं रोड मैप जो है वो काफी हद तक बीजेपी ने वो रखा है सामने कि हमने पीछे क्या किया था, आगे हम क्या करेंगे, किससे जम्मू कश्मीर की बहाली होगी। तो साफ तौर पे लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था बहुत जगह जो है वो कह सकते हैं कि बीजेपी के वोट परसेंटेज है कम हुए थे, क्योंकि उस समय इंडियन अलायंस का काफी ज्यादा दबदबा था। राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया तरीके से जो है अपनी एक वेव बनाई हुई थी। लेकिन अभी के समय में अगर हम कांग्रेस की बात करें, चाहे वो मैनिफेस्टो रिलीज ना करके वायदे करना हो या फिर देरी से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करनी हो, बड़े नेता जो है वो देरी से कैंपेन करने आ रहे हो और जो सीट शेयरिंग है उसके फॉर्मूले में कांग्रेस के खाते में कम सीटें जाना हो, कहीं ना कहीं जो एक वेव बनी हुई थी लोकसभा में एनडीए अलायंस की, खासतौर पर राहुल गांधी की, उसमें कमी आई है। तो वो बेनिफिट कहीं ना कहीं बीजेपी से ले सकती है। तो दूसरी बात, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, बीजेपी प्रदेश राज्य जो केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हो गए और कई सारे यूनियन मिनिस्टर जो है यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। और आप कह सकते हैं हर एक इलाके में बीजेपी के बड़े नेता जा रहे हैं जिनको लोगों ने नहीं देखा था। तो ऐसे में एक विश्वास जाहिर होता है लोगों का और एक बीजेपी बताती है कि कितना कंसर्न और कितना सीरियसली हम ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं कमी दिखाई है। वो खामियाजा हमें लगता है कि अब किस समय में हो सकता है, क्योंकि बड़े सारे कांग्रेस के ऐसे नेता जो की सीटें जीत सकते थे वहां पे कांग्रेस ने सीट्स में कॉम्प्रोमाइज कर लिया या फिर ऐसे कैंडिडेट्स को, अपने ही ऐसे नेताओं को टिकट दे दी जो कि जीतने के दावेदार नहीं है और जो जीतने के दावेदार थे वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। तो आप कह सकते हैं वो नुकसान भी होगा, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं जो नुकसान लोकसभा में हुआ था उसको पूरा करने में लगे हुए हैं और जो चुनावी वायदे हैं उसमें भरमार है वायदों की। ठीक है अहमद साहब, आपकी तरफ आएंगे। काफी देर से मैं अब यही सवाल चल रहे थे मेरे मन में कि जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस कोशिश कर रही, दूसरी पार्टियां कोशिश कर रही, कांग्रेस का इसमें तो हमने नहीं देखा, मैनिफेस्टो भी काफी लेट में निकाला, और क्या कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए आवाम के पास, या फिर कांग्रेस का उतना उतनी ज्यादा अहमियत नहीं है ग्राउंड पे जितनी हम समझ पा रहे? ग्राउंड रियलिटी क्या है जनाब अहमद यासर? हाँ, सही बात। मैं कांग्रेस के ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जहां मैंने ये कहा कि लोग घुटन से महसूस कर रहे हैं और उससे बाहर आने के लिए पार्टिसिपेशन का कोशिश कर रहे हैं कि भाई पार्टिसिपेट करें, कुछ गवर्नमेंट बने, वहाँ एक और भी वजह है कि जो स्टोन पेल्टिंग में जो कमी वाक़ा हुई वो भी एक अच्छा खासा रीजन है जिसने लोगों को एक मौका दे दिया फ्लैग तौर घूमने का, कैंपेनिंग करने का और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। वो दूसरा कारण है। और तीसरा, इसके साथ साथ जो अभी आपने बात करी, जो डिफेंस मिनिस्टर का आज का स्टेटमेंट आया या होम मिनिस्टर का आज जम्मू में जो स्पीच आया, उसमें दो बहुत जरूरी बातें जो अगर ये सही है तो सब्जेक्ट टू करेक्शन, ये कि जो अगर 370 कैसे ये कहेंगे कि बहाल होने का, जबकि सेंटर 370 सिर्फ सेंटर में गवर्नमेंट ही रिस्टोर करेगी और होम मिनिस्टर का ये कहना कि सेंटर में गवर्नमेंट हमारी है और शायद डिफेंस मिनिस्टर ने भी ऐसा कुछ कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको कर सकती है। इसका मतलब है शायद कहीं उनके स्टैंड में भी किसी तरीके का शिफ्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर ये बात को सही मानेंगे तो इसका मतलब है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी जाएगी अगर ये सब्जेक्ट टू करेक्शन अगर ये सही बात है। जहां तक आपने कांग्रेस की बात करी, इट्स इज ट्रू, इसके ऊपर आज मैंने दे दिया अभी एक राइटअप कि कांग्रेस का यहाँ ये सही बात है, इसके बावजूद कि सेंटर में उनकी बहुत वक्त तक हुकूमत रही और वो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर प्रोविंस में अपनी छाप नहीं बना पाए। जबकि यहाँ होम मिनिस्टर 1999 में मुफ्ती सईद रहा होम मिनिस्टर, उनकी पीडीपी उससे बेहतर ऑर्डर पैदा कर सकी और बेहतरीन एस्टेब्लिशमेंट कर सकी जम्मू कश्मीर में। तो लेकिन कांग्रेस इतना कुछ नहीं कर पाए, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। उनका शायद ग्राउंड से नहीं जुड़ना, एंगेज नहीं करना, अपना कार्डर क्रिएट नहीं करना, जिनको जो मिला वो उसी के साथ रहे, कोई मिनिस्टर बना, कोई एमएलए बना, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई, वो महदूद रहे। ऐसा कुछ माहौल हुआ है। लेकिन ये फैक्ट है
टोटलिटी में कांग्रेस का बाकी के मुकाबले में इतना ग्राउंड नहीं है। जैसे हम ये कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोग खिलाफ होने के बावजूद भी, पीडीपी के खिलाफ बावजूद खिलाफ होने के बावजूद भी, लेकिन उनका कार्डर इतना मजबूत है कि वो अपनी आप को, अपनी बात को नीचे तक पहुंचा सकते हैं और मोबिलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई इमीडिएट पॉलिटिकल अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कार्डर की बिना पर, या पीडीपी अगर उनसे छोटा सा भी कार्डर है उनसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो अपना कार्डर की बुनियाद पर वो अपने बात को मोबिलाइज कर सकते हैं, अपने एजेंडा को पहुंचा सकती है। और ये मैं कहूंगा कि कल को ये भी मुमकिन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ हाथ मिला के गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वो इतने मजबूत है कार्डर के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, शायद वो इस चीज को अच्छी तरह से नीचे तक पहुंचा भी सकते हैं। तो लेकिन ये बात कांग्रेस में नहीं है, हालांकि वो बड़ी ओल्ड एज पार्टी है, सबसे ज्यादा पार्टी है और सेंटर में भी बहुत देर तक हुकूमत में रही, और जम्मू कश्मीर में भी वो हर वक्त सेकेंडरी ही रही, किसी के अलायंस से ही काम करती रही और खुद उन्होंने कोई खास नहीं किया। और अगर आज भी देखोगे कश्मीर में उनके अगर कुछ कहीं सीटें भी है, वो अलायंस में लड़ रही है और अपना कोई इंडिविजुअल कोई इतना उनका नहीं है एक्सेप्टिंग। अगर हम ले लेंगे बानहाल में वकार जी कर रहे हैं, उनका अपना है, वो है उनका कोई, आई मीन मेजरली कांग्रेस सचमुच यहाँ अपनी बेस कायम नहीं कर पाया। और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेस क्रिएट हो गया या पीडीपी का बेस क्रिएट हुआ है, उस तरीके का बेस कांग्रेस नहीं कर पाया, तो उस लिहाज से वो उस सूरत में काफी वीक है। बिल्कुल ख्वाहिश आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इस मरतबा बड़े बड़े जो मेन मुद्दे रहे जम्मू रीजन में, वो क्या क्या रहे आवाम के, और क्या वो चीज़ें रैलियों में या फिर जलसे जुलूस में देखने को मिली, उस पर बातचीत करते हुए पॉलिटिकल लीडरों को देखा आपने? आमिर, हर खित्ते के अपने जो है वो मुद्दे मसाइल हैं। जम्मू की बात करें, यहाँ पर विपक्षी पार्टियां तो स्मार्ट मीटर का इशू लेके आई हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का इशू लेके आई है, बेरोजगारी का लेके आई हैं। उसके अलावा जो डेवलपमेंट है वो बहुत धीमी गति से हो रही है। टूरिज्म के जो मापदंड देखे जाएं तो उसके तहत जम्मू को निगलेक्ट किया गया है। हर खित्ते के हिसाब से जो है अलग अलग जो परेशानियां वो नजर आई हैं। लेकिन अब बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बीजेपी कह रही है हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से राजनाथ सिंह ने भी मंच से कहा कि कांग्रेस 50 साल तक उन्होंने रूल किया, 400 प्लस उन्होंने लोकसभा में सीटें जीती थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस कभी देश से गरीबी कम नहीं कर पाई। और जो आंकड़ा 2014 के बाद से रहा है, 25 करोड़ लोगों को बीजेपी ने गरीबी से निकाला है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे लोग गरीबी से निकले हैं। जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को स्किल्ड हो रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हालांकि जिस तरह से देश की पॉपुलेशन है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल पाए। यहाँ पर रोजगार डेवलप करने पड़ते हैं, जिसको लेकर सरकारें जो है वो काम कर रही हैं। तो यहाँ पर बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा इशू है। बीजेपी जहाँ कह रही है कि हम 5 लाख तक जो है वो रोजगार देंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो है अग्निवीरों से भी जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि सेना में जम्मू कश्मीर के लोग बहुत जाते हैं, तो अग्निवीर स्कीम से कहीं ना कहीं निराशा हुई। हालांकि सरकार उस पर भी विचार विमर्श कर रही है। यहाँ पे 20% कोटा दे दिया गया है, कहा गया है कि उनको ज्यादा हम बेनिफिट देंगे। तो उसके अलावा और पैरेलली जो पेंशन है वो बढ़ाई गई है, किसानों की निधि सम्मान बढ़ाया जाएगा। तो ओवरऑल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मुद्दे हर इस जो समाज के बने हुए हैं उसको जो है वो दुरुस्त करने की बातें बीजेपी करती है। विपक्षी पार्टी भी कहती है हमारे यहाँ अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, हम बिजली फ्री दे देंगे, हम पानी फ्री दे देंगे, अपना पानी है। लेकिन यहाँ पर अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर के खासतौर पे जम्मू संभाग के कई सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी पीने के पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। वो घर घर तक जो है जल पहुंचाना अभी बाकी है। सोलर को लेकर जो पावर को लेकर भी बहुत बड़ा अभियान चल रहा है कि लोग खुद सोलर पैनल लगाएं, सरकार उसके लिए सब्सिडी देगी और पावर जो है डेवलप की जाए, लोगों को उस तरह से बिजली मिल सके। तो बहुत सारी चीजों के लिए बदलाव हो रहा है और जिस तरह से देश गति कर रहा है, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को आए हैं। अगर हमने बात करें, जम्मू कश्मीर में नेशनल NH44 ही था जो कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता था। अब यहाँ पर कश्मीर में भी रिंग रोड बन रहा है, जम्मू में भी रिंग रोड ऑलमोस्ट कंप्लीशन की हो रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है। NH44 को जो है उसकी वाइडनिंग की जा रही है। NH44 जम्मू से श्रीनगर तक 4 लेन है, रामबन में थोड़ा काम रहता है, वो किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं जो फोकस्ड है, USBRL के साथ रेल है वो लिंक हो रही है। इन फ्यूचर जो है
वो राजौरी पुंछ भी जो है यूएस बुश से ही जो रेल को जो है लिंक किया जाएगा। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, वक्त लगता है। तो बीजेपी यही कह रही है, कांग्रेस ने 50 साल तक रूल किया, उन्होंने वैसा फोकस, वैसा विजन ही नहीं रखा जो नरेंद्र मोदी सरकार रख रही है। और जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी तीसरे टेन्योर में आए हैं, वो पूरे देश का विकास करने में लगे हैं। वो सिर्फ एक राज्य का, एक यूटी का विकास नहीं कर रही है, वो इस तरह से माहौल बना रहे हैं पूरे देश में विकास हो सके। तो आप कह सकते हैं कि उसका जो फायदा है वो हर जगह को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें, हम मान सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव से ज्यादा डाइवर्ट होकर हमें लगता है कि हरियाणा की ओर मूव कर गई है, क्योंकि दिल्ली से निकट है। क्योंकि अभी तक प्रियंका गांधी जमीन पर नहीं आई है, बड़े डेटा नहीं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा करनी थी, वो गए ही नहीं। और जो प्रत्याशी थे ताराचंद, जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनकी एक फोटो बहुत वायरल हो रही है जहाँ पे निराश मंच पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जब जाती हैं, मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं से आ जाके वही आ जाते हैं कि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी सरकार है और वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र के अधीन है, यहाँ सरकार बनेगी भी, जब तक केंद्र से तालमेल सही नहीं होगा तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो लोगों का खुद ब खुद ही एक जो कनेक्शन है, एक लिंक है, वो बीजेपी की ओर मूव कर रहा है। दूसरी बात, राजनाथ सिंह ने यह भी कह दिया मंच से कि पार्लियामेंट से ही जो है, संसद से ही ये जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड है वो मिल सकता है, वो सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। आप हमारी सरकार बनाइए, हम स्टेटहुड दे देंगे। तो वो तमाम चीजें बीजेपी कह रही है। अब हम खुद देख सकते हैं कि जो चीजें हैं वो ज्यादा बीजेपी लोक विभाग ने, उन्होंने मैनिफेस्टो में चीजें रखी हैं। तो लोगों का वो जो मुद्दे थे, जो ज्यादातर जम्मू कश्मीर के मुद्दे अलग अलग जगहों में बने हुए थे, अलग अलग जिलों के थे, अलग अलग एरियाज के थे, उसको कैटर करने की कोशिश की गई है। तो चुनाव में वही ज्यादा सक्रिय नहीं नजर आता है जो जमीन पे बना रहता है। जमीन पे ज्यादा मौजूद खास होगा कि इस मर्तबा अवाम इन तमाम चीज़ों के बावजूद अवाम किसे अपना मत दे पाती है, क्योंकि चैलेंजेस हैं। और रिजल्ट वाला दिन यकीनन काफ़ी ज़्यादा मतलब ताज्जुब खेज़ होगा या शायद सरप्राइजिंग होगा सभी के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ख्वाहिश और तमाम मालूमात के लिए। जनाब अहमद यास साहब, बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त के साथ हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कैसे टीवी। आधा।